हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी हिंदी की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 4 ऐसी भी बातें होती हैं पाठ के प्रश्न उत्तरों का पार्ट 2 करेंगे। पिछली वीडियो यानी पार्ट 1 में हम इस पाठ के कुछ प्रश्न जो हैं वो कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें, तभी आप पार्ट 2 वीडियो देखें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है विषयों से संवाद। एक स्टूडियो से दूसरे और तीसरे स्टूडियो के चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाता था। सन 1942 में अपने पिता की मृत्यु के बाद लता मंगेशकर ने अकेले अपनी माँ, छोटे भाई बहनों की देखभाल की और अपने घर को संभाला। उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। तब महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। उस समय सुबह से रात तक एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भागते हुए लता जी के एक दिन की कल्पना कीजिए। इस भागदौड़ में वे किन किन चुनौतियों का सामना करती होंगी, यानी एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में जाने के लिए उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। ठीक है, तो वही हमें लिखना है। संकेत भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, संकेत है भोजन, यात्रा भाड़ा, सुरक्षा, थकान आदि। तो हम लिखेंगे लता जी के एक दिन की चुनौतियों की कल्पना। ठीक है, तो भोजन की समस्या रही होगी उन्हें, लगातार भागदौड़ के कारण समय पर खाना नहीं मिल पाता होगा। यात्रा भाड़ा कि एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाने में पैसे और साधनों की कमी रहती होगी। सुरक्षा की चिंता, उस समय अकेली लड़की के लिए बाहर काम करना सुरक्षित नहीं माना जाता था। थकान, सुबह से रात तक काम करने से बहुत शारीरिक और मानसिक थकान होती होगी। समाज का दबाव, फिल्मों में काम करने पर लोगों की नकारात्मक सोच और आलोचना झेलनी पड़ती होगी। नकारात्मक सोच यानी कि नेगेटिव सोच, ठीक है, और आलोचना यानी कि उन्हें बुराई मिलती होगी, क्योंकि उस समय पर महिलाओं का काम करने को अच्छा नहीं माना जाता था। जिम्मेदारी का बोझ, कम उम्र में पूरे परिवार की देखभाल करना एक बड़ी चुनौती रही होगी। फिर अगला प्रश्न देखिए। पहले के दौर में पुरुष और स्त्री आवाजों के कोरस हम लोगों के गीतों के साथ ही रिकॉर्ड होते थे, भले ही वह गाना डुएट हो या फिर कोई सोलो सॉन्ग। ठीक है, डुएट यानी कि जब दो गायक एक साथ गाते हैं, युगलबंदी। ठीक है, और सोलो जब एक ही गायक अकेला गाता है। अपने घर, आस पड़ोस, समुदाय, विद्यालय में होने वाले उन कार्यों के विषय में बताइए जिसमें सहयोग और सामूहिकता की आवश्यकता होती है। कि हमें अपने घर में ऐसे कौन कौन से काम हैं, आस पड़ोस में, समुदाय में, विद्यालय में, जिन्हें करने में अगर सहयोग मिल जाए तो वो कार्य जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे घर में त्योहार मनाना, घर की सफाई, खाना बनाना, इन सब में परिवार का सहयोग जरूरी होता है। ठीक है, जब सब मिलकर घर की सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो हर काम जो है समय पर पूरा होता है। विद्यालय में समूह कार्य, प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई भी ऐसा काम है जो ग्रुप में करना है, जैसे प्रोजेक्ट बनाना। खेल कूद में भी ग्रुप की जरूरत होती है। नाटक आदि में सभी का मिलकर काम करना आवश्यक होता है। आस पड़ोस में किसी कार्यक्रम या उत्सव जैसे शादी, पूजा के आयोजन में सभी लोग मिलकर सहयोग करते हैं। ठीक है, समुदाय में स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण या सामाजिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी जरूरी होती है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि सहयोग और मिलजुल कर काम करने से कार्य आसान और सफल बनते हैं। अगला प्रश्न है शास्त्रीय संगीत। फिर उसमें लंबी लंबी रागदारी वाले गायन की भी परंपरा थी। रागदारी वाले गायन का अर्थ है भारतीय शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक। आपने इस पाठ में संगीत से जुड़े अनेक शब्दों को पढ़ा है। शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय और अपने शिक्षकों की सहायता से इनके अर्थ और उदाहरण खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे राग, सुर, बंदिश, अभंग, सोहर, फाग, बधावा।
तो ये सभी शब्द जो हैं वो संगीत से जुड़े शब्द हैं, तो हमें इनके अर्थ और उदाहरण बताने हैं। जैसे पहला शब्द है राग, तो राग का अर्थ है शास्त्रीय संगीत की वह विशेष धुन या स्वर समूह जो एक खास भाव पैदा करता है। उदाहरण राग यमन, राग भैरव। ठीक है, फिर अगला शब्द है सुर, संगीत में सही ध्वनि या स्वर को सुर कहते हैं। जैसे सा रे ग म प ध नि सा। ठीक है, फिर है अगला बंदिश, किसी राग में बंधी हुई तय रचना या गीत जिसे गाया या बजाया जाता है। और उदाहरण है मोहे पनघट पे जैसी बंदिशें। ठीक है, फिर है अभंग, महाराष्ट्र का भक्ति गीत जो भगवान विट्ठल की स्तुति में गाया जाता है। उदाहरण संत तुकाराम के अभंग। फिर अगला शब्द है सोहर, बच्चे के जन्म के समय गाया जाने वाला पारंपरिक गीत। ठीक है, तो घर में बच्चे के जन्म पर महिलाएं सोहर गाती हैं। फिर अगला शब्द है फाग, होली के अवसर पर गाया जाने वाला उत्सव गीत, होली खेले रघुवीरा। फिर है बधावा, शुभ अवसरों जैसे शादी, जन्म आदि पर गाया जाने वाला गीत। और उदाहरण दिया गया है विवाह में गाए जाने वाले मंगल गीत। अगला प्रश्न है, त्योहारों के संदर्भ में एक बात और ध्यान में आती है कि अधिकांश प्रदेशों में पर्वों व अनुष्ठानों से संदर्भित घर घर गीत गाए जाने का प्रचलन रहा है। आपने पढ़ा कि भारत में त्योहारों पर फाग, धमार, सोहर, बधावा, छठ के गीत आदि गाने की परंपरा है। अपने क्षेत्र में गाए जाने वाले ऐसे गीतों के विषय में अपने घर में पता कीजिए और एक गीत अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो जैसे उत्तर भारत यानी कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर कई लोकगीत गाए जाते हैं, जैसे फाग होली में, सोहर जन्म पे और शादी के बधावे। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है एक छोटा सा फाग यानी होली का गीत। होली आई रे कन्हाई, रंग बरसे गली गली, सब मिल खेले आज खुशी से, भूले मन की हर गली। अगला प्रश्न है साइबर सुरक्षा। आज जो स्थिति है और जिस तरह हमारी तकनीक विकसित हो चुकी है, उसमें अगर इन लोगों को काम करने का मौका मिलता तब तो कमाल ही हो गया होता। आज तकनीकी विकास इतना विकसित हो चुका है कि अनेक धोखेबाज ठग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अपनी आवाज बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। कक्षा में चर्चा कीजिए और बताइए कि साइबर सुरक्षा नियमों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार की धोखाधड़ी से किस प्रकार बचा जा सकता है। कि आजकल तकनीकी इतनी विकसित हो चुकी है कि अनेक धोखेबाज जो हैं वो ठगी करते हैं लोगों के साथ, आवाज बदलकर उन्हें लूटते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं। तो हम कैसे साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए, का प्रयोग करते हुए इस प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकते हैं। जैसे तो आज के समय में साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से आवाज बदलकर ठगी करने वाले लोगों से बचने के लिए हम ये उपाय अपना सकते हैं। आजकल क्या है, एआई बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो एआई की मदद से जो ठग हैं, धोखेबाज लोग हैं, वो अपनी आवाज को बदल लेते हैं और अपनी आवाज बदलकर, जैसे मशीनी आवाज होती है ना जो हमें जानकारी देती है किसी भी प्रकार की फोन पे, तो वो उस आवाज में अपनी आवाज को बदल लेते हैं। ठीक है, और हमारा ओटीपी मांग लेते हैं, हमारी डिटेल्स हमसे मांग लेते हैं। ठीक है, और जिससे हमें नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अजनबी कॉल पर भरोसा न करें। कि अगर कोई व्यक्ति फोन पर खुद को रिश्तेदार या अधिकारी बताकर पैसे मांगे तो तुरंत विश्वास ना करें। ठीक है, दूसरा, पहचान की पुष्टि करें। कॉल करने वाले की पहचान किसी दूसरे माध्यम जैसे परिवार के सदस्य को कॉल करके जरूर जांच लें। ठीक है, तीसरा, ओटीपी और पासवर्ड साझा ना करें। आजकल सभी ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ओटीपी भी चाहिए होता है। ठीक है, या किसी भी तरह का अगर कोई नेट बैंकिंग करते हैं तब भी ओटीपी चाहिए होता है। ठीक है, तो हमें कभी भी
अपना OTP, बैंक डिटेल या पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करनी है, किसी को भी नहीं बतानी है। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। ठग अक्सर डर या जल्दबाजी पैदा करते हैं, इसलिए शांत रहकर सोच समझकर ही कोई कदम उठाएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। किसी भी संदिग्ध लिंक या मैसेज को खोलने से बचें। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ना, जो ठग हैं, धोखेबाज हैं, वो लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेजेस में लिंक भेज देते हैं, और जैसे ही अगर हमें पता नहीं है, हम सोचते हैं कि ये कोई ज़रूरी लिंक है, तो हम उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा अकाउंट जो है वो खाली हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो चुका है, इसीलिए हमें किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। मजबूत पासवर्ड रखें। अपने सभी अकाउंट्स के लिए मजबूत और अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करें। संदिग्ध गतिविधि की शिकायत करें, कि अगर ऐसी कोई भी गतिविधि जो आपको सही नहीं लग रही है तो आप उसकी शिकायत करें। ठीक है, अगर कोई धोखाधड़ी का प्रयास हो तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या वेबसाइट पर शिकायत करें। तो इन नियमों का पालन करके हम खुद को और अपने परिवार को साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हम ऐसे भी बोलते हैं। वे बस हमको गंभीरता से देखते थे, मगर हम सभी समझ जाते थे कि हमको बुलाया किस लिए गया है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना कुछ बोले सिर्फ नजरों या संकेतों यानी हाव भाव से ही आपको समझा देता है? उस अनुभव के विषय में बताइए। तो उत्तर है हाँ, मेरे जीवन में भी ऐसे लोग हैं, जैसे माँ या शिक्षक, जो बिना कुछ बोले ही अपने हाव भाव से बहुत कुछ समझा देते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं कक्षा में शोर करता या करती हूँ तो शिक्षक केवल एक नज़र से ही मुझे शांत रहने का संकेत दे देते हैं। उसी तरह घर पर माँ की आंखों के इशारे से ही समझ आ जाता है कि क्या करना है। इससे यह पता चलता है कि बिना शब्दों के भी हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति बिना बोले यानी संकेत भाषा में आपको कुछ समझा रहा है तो वह आपके साथ और आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? संकेत है धैर्य, जिज्ञासा, समानुभूति आदि। ठीक है, तो संकेत भाषा में व्यवहार कैसा होना चाहिए? सबसे पहले धैर्य रखना है हमें, कि सामने वाले की बात को ध्यान से समझने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। जिज्ञासा दिखाना, कि अगर वो हमें कुछ समझाना चाह रहा है तो हम भी जिज्ञासा दिखाएं कि हम उसकी बात को समझना चाहते हैं। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो विनम्रता से पूछना चाहिए। ठीक है, समानुभूति, सामने वाले की स्थिति को समझते हुए सम्मान और सहयोग का व्यवहार करना चाहिए। सम्मानपूर्ण व्यवहार, बिना बोले संवाद करने वाले व्यक्ति के साथ आदर और शिष्टता बनाए रखनी चाहिए। सहयोग देना, उसकी बात को समझने और उसे समझाने में पूरा सहयोग करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर बिना बोले भी अच्छा और प्रभावी संवाद किया जा सकता है, कि अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हम बिना बोले एक अच्छा और प्रभावी संवाद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सृजन। अगर हम समय के चक्र यानी टाइम मशीन को घुमाकर सन 1949 से 50 में ले जाएं, कल्पना कीजिए कि आपके पास टाइम मशीन है। 1940-50 के दशक में जाकर लता जी से मिलिए और उनके साथ बिताए गए एक दिन का वर्णन डायरी के रूप में लिखिए। उस समय की वेशभूषा, भोजन, संगीत आदि का वर्णन अवश्य कीजिए। ठीक है, तो आपको डायरी लिखनी है लता जी के साथ बिताए हुए एक दिन की। तो आप इस प्रकार डायरी लेखन लिखेंगे, लता जी के साथ एक दिन, तारीख लिख देंगे जो भी तारीख है। ठीक है, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन रहा। मैं अपनी टाइम मशीन से 1949 में पहुंचा या पहुंची। ठीक है, तो आपको कौन से समय का लिखना है यहाँ पर? 1949 का, जिस समय पर लता जी थी। ठीक है, लता मंगेशकर जी से मिलने का सौभाग्य मिला। सुबह उन्होंने सादा सूती साड़ी पहनी हुई थी और बहुत सरल व विनम्र लग रही थी। हम साथ में स्टूडियो गए। वहाँ का माहौल बहुत अलग था। बड़े बड़े माइक्रोफोन, एक ही बार में रिकॉर्डिंग और कई कलाकार एक साथ अभ्यास कर रहे थे। लता जी पूरे मन से रियाज कर रही थी। उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी
कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। दोपहर में उन्होंने साधारण भोजन किया, रोटी सब्जी और दाल। फिर भी वे बिना थके लगातार एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाती रही। उनकी मेहनत और लगन देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ या हुई। शाम को उन्होंने कुछ पुराने रागों का अभ्यास किया। उस समय का संगीत बहुत शुद्ध और भावपूर्ण था। दिन के अंत में मैंने उनसे विदा ली, लेकिन उनका स्नेह और सादगी मेरे मन में हमेशा के लिए बस गई। अगला प्रश्न है, आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूं तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है। कल्पना कीजिए कि यह लता जी का अंतिम संदेश है। आप उस पर अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया एक अनुच्छेद के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कि मान लीजिए ये जो संदेश है लता जी का, आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूं तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है। कि अगर ये अंतिम संदेश है उनका तो उस पर हमें अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया एक अनुच्छेद के रूप में लिखनी है। ठीक है, तो भावनात्मक प्रतिक्रिया अनुच्छेद, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। लता जी का यह संदेश सुनकर मन भावुक हो जाता है। उन्होंने अपने संगीत से करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। मैं अमर हूं, यह बात सच ही लगती है, क्योंकि उनकी आवाज आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उनका यह विनम्र भाव हमें सिखाता है कि सच्ची महानता सरलता में होती है। उनके प्रति लोगों का प्यार ही उनकी असली पहचान है, और यही प्यार उन्हें हमेशा हमारे बीच जीवित रखेगा। अगला प्रश्न है, भाषा से संवाद, व्याकरण की बात, मुहावरे। मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित अंश मुहावरा है। रेखांकित अंश यानी कि ये वाला जिसके नीचे लाइन है, हाथ नहीं पसारना, तो ये क्या है, एक मुहावरा। हाथ पसारना या फैलाना का अर्थ है कुछ मांगना या याचना करना। हाथों से जुड़े अनेक मुहावरे आपने पढ़े और सुने होंगे। ऐसे ही कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। ठीक है, तो हाथ से जुड़े हुए दिए गए हैं। हाथ में आना, इतनी मेहनत के बाद आखिरकार सफलता मेरे हाथ में आ गई। ठीक है, फिर है हाथ का मैल होना, उसके लिए पैसा तो हाथ का मैल है, वह जरूरतमंदों की मदद करता रहता है। फिर है हाथ से हाथ मिलाना, हमें समाज की भलाई के लिए सबके साथ हाथ से हाथ मिलाना चाहिए। फिर है हाथ साफ करना, चोर ने मौका देखकर दुकान में हाथ साफ कर दिया। हाथ से निकल जाना, अगर हम समय पर पढ़ाई नहीं करेंगे तो यह अवसर हाथ से निकल जाएगा। फिर है हाथ धो बैठना, लापरवाही के कारण वह अपनी अच्छी नौकरी से हाथ धो बैठा। ठीक है, तो ये थे हाथ से जुड़े मुहावरे। अगला प्रश्न है हमारी भाषाएं। गाव गेला वाहुन, नाव गेला राहुन, मतलब गांव तो बह जाता लेकिन जो नाम है वह रह जाता है। आपने एक कहावत और उसका हिंदी में अर्थ पढ़ा। इस कहावत के अर्थ को अपने घर या क्षेत्र की भाषा अथवा भाषाओं में लिखिए। ठीक है, तो कहावत का अपनी भाषा में अर्थ, उदाहरण मान लीजिए आपकी भाषा है हिंदी स्थानीय बोली। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है, गांव बह जाए तो भी कोई बात नहीं, पर अच्छा नाम हमेशा बना रहना चाहिए। और इसका भाव यह है कि धन दौलत ना रहे तो भी चलेगा, कि धन दौलत ना रहे तब भी चलेगा, लेकिन सम्मान और प्रतिष्ठा हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, लता जी ने मराठी कहावत को हिंदी में समझाया। अब आप अपनी मातृभाषा की कोई कहावत चुनिए और उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनुवाद के बाद भाव में क्या परिवर्तन आया लिखिए। ठीक है, तो मातृभाषा की कहावत और उसका हिंदी अनुवाद, जैसे मान लीजिए कहावत है आपकी मातृभाषा यानी पंजाबी में, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो हिंदी में आप पहले अनुवाद करेंगे इसका कि जैसा काम हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। और भाव में क्या परिवर्तन आया अनुवाद करने पर, अनुवाद करने पर अर्थ वही रहता है कि अनुवाद करते हैं तो अर्थ वही रहता है, लेकिन मातृभाषा में कहावत अधिक प्रभावशाली और अपनापन लिए होती है, जबकि हिंदी में वह थोड़ा सामान्य और सरल रखती है। यही अंतर होता है। ठीक है,
लेकिन अर्थ सेम रहता है। अगला प्रश्न है, एक सेतु चित्र बनाइए जिसमें दो किनारे हों। एक किनारे पर हिंदी और दूसरे किनारे पर अपने घर या क्षेत्र की भाषा। दोनों किनारों के बीच में ऐसे शब्द लिखिए जो दोनों भाषाओं में समान अर्थ रखते हैं। ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हैं सेतु चित्र? बाएं किनारे पर लिखें हिंदी और दाएं किनारे पर लिखें अपनी भाषा, जैसे पंजाबी या मराठी। ठीक है, और बीच में पुल यानी सेतु बनाकर समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। जैसे मान लीजिए हम शब्द लिखते हैं पानी। ठीक है, और अपनी मातृभाषा में हम लिख देंगे पंजाबी में मान लीजिए पानी। ठीक है, और बीच में सेतु बनाना है हमें, बीच में। ठीक है, ये एक किनारा हो गया, ये दूसरा किनारा हो गया, और बीच में सेतु यानी कि दोनों का ही अर्थ क्या है? जल। तो ये क्या हो गया? सेतु हो गया, पुल हो गया दोनों के बीच का। ठीक है, कि हिंदी में इसे पानी कहते हैं जल को, पंजाबी में पानी। ठीक है, लेकिन दोनों का ही अर्थ क्या है? जल। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न है गतिविधियां। नाम रह जाएगा वाक्य के लिए एक सुंदर पोस्टर बनाइए। इसके ऊपर नाम रह जाता है लिखिए और नीचे विभिन्न भारतीय भाषाओं में नाम शब्द जैसे नाव, नालो, नाव, नाव, मिडपेरू, नामम आदि लिखिए। साथ ही कक्षा में सब विद्यार्थी मिलकर एक प्रतिज्ञा लें, हम हर भाषा का सम्मान करेंगे। ठीक है, तो ऐसे पोस्टर बनाना है आपको। ऊपर सुंदर अक्षरों में लिखे नाम रह जाता है, बीच में एक आकर्षक डिजाइन या चित्र बनाइए जैसे पृथ्वी या लोगों का समूह। ठीक है, नीचे अलग अलग भाषाओं में नाम लिखें, जैसे हिंदी में नाम, मराठी में नाव, गुजराती में इस तरह से, पंजाबी में इस तरह से लिखा जाता है, तमिल में इस तरह से, तेलुगु में इस तरह से, और अंत में आप लिखें हम हर भाषा का सम्मान करेंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए। कागज पर एक पेड़ का चित्र बनाइए, इसे नाम दीजिए भाषा वृक्ष। इसकी जड़ में लिखिए भारतीय संस्कृति, तने पर और शाखाओं पर लिखिए हिंदी, मराठी, तमिल, बांग्ला, गुजराती आदि। हर शाखा पर उस भाषा का एक प्यारा शब्द जोड़िए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक पेड़ बनाया है। ठीक है, पेड़ का चित्र बना दिया आपने। ठीक है, तो इसकी जड़ में आप लिखेंगे यहां पर भारतीय संस्कृति, और फिर पेड़ की जो शाखाएं निकलेंगी उसमें आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दिया आपने हिंदी, मराठी, ठीक है, तमिल, बांग्ला। ठीक है, तो ये लिख दिए, और हर शाखा पर उस भाषा का एक प्यारा सा शब्द जोड़िए। ठीक है, तो आपने भाषा वृक्ष बनाया, एक पेड़ बनाए और नाम दे भाषा वृक्ष, जड़ भारतीय संस्कृति, तना एकता। ठीक है, और शाखाएं क्या हैं उसकी ब्रांचेस? हिंदी, मराठी, तमिल, बांग्ला, गुजराती आदि। और हर शाखा पर एक प्यारा शब्द लिखें, जैसे हिंदी में लिखें नमस्ते, तमिल में इस तरह से, बांग्ला में इस तरह से, गुजराती में इस तरह से। ठीक है, अगला प्रश्न है, समूह में मिलकर किसी विषय पर एक छोटा समाचार बुलेटिन तैयार कीजिए जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और किसी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हो। उदाहरण के लिए एक विषय हो सकता है कला जो जोड़ती है बांटती नहीं। तो समाचार बुलेटिन हो गया, विषय क्या है? कला जो जोड़ती है बांटती नहीं। तो इस तरह से आप लिखेंगे नमस्कार, हिंदी में लिखेंगे नमस्कार, आज का समाचार कला लोगों को जोड़ने का काम करती है। फिर इंग्लिश में इसी को लिखेंगे आर्ट कनेक्ट्स पीपल बियॉन्ड लैंग्वेज एंड कल्चर। क्षेत्रीय भाषा यानी पंजाबी में, अगर आपकी क्षेत्रीय भाषा पंजाबी है, कला सानू इकट्ठा कर दिए। फिर अंत में सब मिलकर एक संदेश दें, एकता में शक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है भाषाई स्मृति पोटली। अपने परिवार में प्रयुक्त अलग अलग भाषाओं के 5 शब्द एकत्र कीजिए, जैसे दादी मराठी बोलती हों, माँ हिंदी, उन्हें एक शब्द पोटली में
कार्ड पर सजाइए। ठीक है, तो आपको एक कार्ड बनाना है। ठीक है, आपके घर में जैसे सभी अलग अलग भाषा बोलते हैं, दादी आपकी मराठी, माँ आपके हिंदी, पिता आपके पंजाबी। ठीक है, इस तरह से। तो भाषाई स्मृति पोटली 5 अलग अलग शब्द कार्ड पर लिखें। जैसे दादी मराठी में क्या बोलती हैं, आजी। माँ हिंदी में पानी बोलती हैं। पड़ोसी पंजाबी में बोलते हैं सत श्री अकाल। ठीक है, आपका मित्र अंग्रेजी में बोलता है हेलो। कोई अन्य भाषा हो तो धन्यवाद। इन्हें सजाकर एक शब्द पोटली बनाइए। तो ये सभी प्रश्न ना आपकी एक एक्टिविटी है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है स्वर कोलाज। लता जी के जीवन के प्रेरक वाक्यों और गीतों का चित्रमय कोलाज बनाइए। इस पाठ को हमने पढ़ा और इसमें हमने लता जी के जीवन के बारे में पढ़ा। तो उनके जो भी प्रेरक वाक्य हैं, ठीक है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, और उनके जो भी गीत हैं उनका हमें चित्र में कोलाज बनाना है। ठीक है, तो कोलाज कैसे बनाएंगे? स्वर कोलाज, कागज पर चित्र, रंग और सजावट करें। बीच में लता मंगेशकर जी की फोटो या चित्र बनाएं। आसपास उनके प्रेरक वाक्य लिखें, जैसे संगीत ही मेरी पहचान है, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। गीतों के नाम या पंक्तियां भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप उनके गीतों की पंक्तियां भी लिख सकते हैं, जो भी उनके फेमस लोकप्रिय गीत हैं। ठीक है, फिर अगला देखिए समय रेखा। लता जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं कालानुक्रम में दर्शाइए। तो लता जी के जीवन की मुख्य घटनाएं क्रम में कैसे लिखेंगे? जैसे जन्म हुआ उनका 1929 में इंदौर में। ठीक है, 1942 में पिता का निधन और जिम्मेदारी संभाली। फिर 1949 से 50 के बीच में फिल्म संगीत में संघर्ष और शुरुआत की उन्होंने। 1960 से 80 में प्रसिद्धि का शिखर। 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 2022 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसका क्रम जो है वो इस प्रकार होगा। तो इन गतिविधियों से आप रचनात्मकता के साथ भाषा, संगीत और संस्कृति को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको ये गतिविधियां बताई गई हैं, ठीक है, तो उनसे क्या होगा? आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको भाषा, संगीत और संस्कृति का भी अच्छा ज्ञान मिलेगा। अगला प्रश्न भाषा संगम। उस दिन घर में संगीत की सभा होती थी। नीचे संगीत शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है। ठीक है, कि संगीत को अलग अलग भाषाओं में क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी में संगीत कहा जाता है। ठीक है, पंजाबी में भी संगीत कहा जाता है, उर्दू में मौसीकी या मूसीकी कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग भाषाओं में संगीत के जो नाम जो हैं दिए गए हैं कि कौन सी भाषा में संगीत को क्या कहा जाता है, तो आपको इन सभी को पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको बताना है कि अगर इनके अतिरिक्त यदि आप संगीत शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में भी लिखिए। जैसे संगीत शब्द अन्य भाषाओं में, अंग्रेजी में म्यूजिक कहते हैं, फ्रेंच में ला म्यूजिक, ठीक है, और स्पेनिश में कहते हैं मूसिका। और उपयुक्त वाक्य को अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो वाक्य क्या था जो हिंदी में हमें दिया गया है कि उस दिन घर में संगीत की सभा होती थी। तो अगर आपकी मातृभाषा पंजाबी है तो आप लिखेंगे उस दिन घर विच संगीत दी सभा होंदी सी। अगला प्रश्न है खोजबीन। लता मंगेशकर से जान पहचान। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे भी ऐसे ही मेडल मिलेंगे। लता जी ने बचपन में मेडल पाने की कल्पना की और जीवन में अनगिनत पुरस्कार और मेडल प्राप्त किए। पता कीजिए कि उन्होंने जीवन भर में कौन कौन से मेडल और पुरस्कार प्राप्त किए। ठीक है, तो लता मंगेशकर को जीवन भर अनेक सम्मान मिले, जैसे भारत रत्न 2001 में, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण 1969 में, पद्म विभूषण 1999 में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वो मिला 1989 में। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान था ये। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कई बार दिया गया उन्हें। फिल्म फेयर पुरस्कार भी कई बार मिला और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी उन्हें दिया गया है। इसके अलावा उन्हें अनेक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले।
इससे स्पष्ट है कि उनके सपने सच हुए और उन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई प्राप्त की। फिर आगे है, पाठ में लता मंगेशकर ने कई फिल्मों और गीतों का उल्लेख किया है। इंटरनेट की सहायता से इनमें से किसी एक फिल्म और गीत को देखकर उसके विषय में अपने विचार लिखिए। आपको यह फिल्म और गीत कैसा लगा और क्यों। ठीक है, तो किसी भी फिल्म और गीत पर आपको विचार लिखना है। जैसे मैंने फिल्म मुगले आजम का प्रसिद्ध गीत प्यार किया तो डरना क्या सुना। यह गीत बहुत मधुर और भावपूर्ण है। इसमें प्रेम की भावना को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया गया है। लता जी की आवाज इतनी साफ और असरदार है कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। फिल्म का दृश्य भी भव्य है, जिससे गीत का प्रभाव और बढ़ जाता है। मुझे यह गीत इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें भाव, संगीत और उपस्थिति तीनों का अद्भुत मेल है। फिर आगे है, अब आप नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी की सहायता से लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ गीत ऐ मेरे वतन के लोगों सुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है, तो इस लिंक पर जाकर आप ये गीत सुन सकते हैं। बहुत ही फेमस लोकप्रिय गीत है जो देशभक्ति से जुड़ा हुआ है। तो यह गीत बहुत ही भावुक और देशभक्ति से भरा हुआ है। इसे सुनकर देश के प्रति सम्मान और गर्व की भावना जागती है। लता जी की आवाज इस गीत में इतनी प्रभावशाली है कि श्रोताओं की आंखें नम हो जाती हैं। आप इस गीत को सुनकर अपने विचार भी लिख सकते हैं। जैसे आपको इसमें कौन सी भावना सबसे अधिक महसूस हुई, जैसे गर्व की, सम्मान की, भावुकता की आदि। ठीक है, तो आपने भी लता मंगेशकर जी का ये देशभक्ति से जुड़ा हुआ गीत जो है जरूर सुना होगा। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, तो आप इस लिंक की सहायता से इस गीत को पूरा सुन सकते हैं। तो ये थे बच्चों पाठ 4 ऐसी भी बातें होती हैं के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।